ओके, तो अभी हम लोग मॉड्यूल 6 वाला पार्ट करेंगे। तो मॉड्यूल 6 में हम लोग का क्या था सिलेबस में, देख लेते हैं। तो मॉड्यूल 6 में हम लोग का डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है। हम लोग पहले इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट निकाले थे डाई इलेक्ट्रिक के केस में, याद है? तो वही वाला डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ये एक करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, क्यों आता है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सब चीज़ें जानेंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेशन ऑफ कर्ल ऑफ इक्वेशन, ये वाला भी करेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला क्या प्रॉब्लम है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, मॉडिफाइंग इक्वेशन ऑफ कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ये वाला क्यों हो जाता है, माने हम लोग का कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग लेते हैं तो कुछ दिक्कत आता है, क्या दिक्कत आता है वो हम लोग देखेंगे। फिर मैक्सवेल इक्वेशन निकालेंगे वैक्यूम और नॉन कंडक्टिंग मीडियम के केस में। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी, पॉइंटिंग वेक्टर क्या है इसके बारे में जानेंगे। पॉइंटिंग वेक्टर बहुत बार तुम लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा अलग अलग टाइप से कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या चीज़ है या फिर पॉइंटिंग वेक्टर का क्या यूज़ है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी एक मोमेंटम होता है, तो वो मोमेंटम क्या है वो वाला कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में कुछ सॉल्व करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगा के कि वेव कैसे बिहेव करता है अलग अलग केसेस में, क्या क्या उसका प्रॉपर्टी है, वो सब हम लोग जानेंगे। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कर चुके हैं ऑलरेडी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग को क्या मिला था, ये वाला मिला था। ये रो हो गया हम लोग का चार्ज डेंसिटी और ये है हम लोग का करंट डेंसिटी। ये वाला इक्वेशन निकाले थे ना कि एक गिवन वॉल्यूम से अगर हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ जे निकाले, डाइवर्जेंस ऑफ जे मतलब क्या हुआ, कितना करंट इसमें से बाहर निकल रहा है पर यूनिट टाइम, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ जे मतलब ये जे हो गया करंट डेंसिटी। और अगर हम लोग कोई भी एक छोटा सा वॉल्यूम में डाइवर्जेंस ऑफ जे निकालते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग निकाल रहे हैं कि इसमें से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो वही वाला चीज़ यहाँ पे हम लोग को इससे मिल सकता है। अगर चार्ज इसमें से बाहर निकल रहा है तो उसके इसमें क्या होगा, हम लोग का चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगा। कम होगा मतलब एक नेगेटिव साइन आएगा। तो ये दिस शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जैसे हम लोग का करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी होता है ना, ये है हम लोग का करंट। हम लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो जैसे हम लोग का करंट के केस में क्या होता है, करंट का डेफिनेशन क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, डेल क्यू बाई डेल टी। सेम चीज यहाँ पे हो गया, चार्ज डेंसिटी जब निकालेंगे तो यहाँ पे करंट डेंसिटी, जब निकालेंगे तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। और यही वाला हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अभी तक की हम लोग जितने भी इक्वेशंस निकाले हैं वो सारे इक्वेशन को एक जगह कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास है ये गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, डाइवर्जेंस ऑफ, यहाँ पे सब में एरो होगा ऊपर। ठीक है, ये वाला पुराना नोट है तो इसमें एरो नहीं मारा हुआ है, लेकिन ये सारा एरो होगा। ये डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी बाई इप्सिलॉन जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ बी हम लोग का जीरो हो जाता है। कर्ल ऑफ ई हम लोग निकाले हैं फैराडेज लॉ से, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। ये हो गया हम लोग का कर्ल ऑफ ई का वैल्यू। और कर्ल ऑफ बी का वैल्यू हो गया ये एम्पेयर्स लॉ से जो आया। तो ये चार लॉ हो गया हम लोग का, जिससे हम लोग कोई भी एक स्टैटिक बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को एक और प्रॉपर्टी जो पता है, वो क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होता है। कोई भी हम लोग के पास एक वेक्टर ऐसे भी, इसका अगर हम लोग कर्ल निकालते हैं और फिर इसका अगर डाइवर्जेंस लेते हैं तो दिस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो।
तो इस केस में हम लोग करते हैं, चलो यहाँ पे इसका पहले डाइवर्जेंस लेते हैं। ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हम लोग डाइवर्जेंस लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। डाइवर्जेंस लिए तो यहाँ पे डाइवर्जेंस लिए, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस लोगे, है ना। अब इसका कुछ एक वैल्यू आएगा, उसको एक बार के लिए साइड है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ई निकाल रहे हैं और यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ डेल बी बाई डेल टी। तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, इसको हम लोग, ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसको हम लोग अंदर ले जा सकते हैं, अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ बी, और डाइवर्जेंस ऑफ बी यहाँ पे जीरो है, तो ये हो गया हम लोग का जीरो। तो ये इक्वेशन चलो ठीक है, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका हम लोग डाइवर्जेंस लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन, इसका डाइवर्जेंस लिए तो ये वाला जीरो हो गया हम लोग का, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी जीरो। अब यहाँ पे हम लोग फिर डाइवर्जेंस ले रहे हैं इसका, तो ये हो गया हम लोग का डाइवर्जेंस ऑफ जे। और डाइवर्जेंस ऑफ जे इज जीरो जब हम लोग का करंट कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट है तो डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो। अगर जे कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे, तब ये आ जाएगा डेल रो बाई डेल टी इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका जब डाइवर्जेंस ले रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है हम लोग का, डेल रो बाई डेल टी। लेकिन हम लोग को पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे देखो इस लॉ में कुछ एक गड़बड़ी है, इसके चलते एक एक्स्ट्रा टर्म हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग कोई चीज़ का डाइवर्जेंस ले, कर्ल का डाइवर्जेंस ले और वो नॉन जीरो है, ये पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमेशा होल्ड नहीं करता है, कुछ गड़बड़ी है इसमें। गड़बड़ी कहाँ पे है, गड़बड़ी है हम लोग का ये डाइवर्जेंस ऑफ जे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ जे यहाँ पे जीरो लिए, स्टेडी स्टेट केस में हम लोग ये इक्वेशन निकाल देते हैं। नॉन स्टेडी स्टेट में क्या होता है, उसके लिए इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये वाला मॉडिफिकेशन कौन किया था, ये मॉडिफिकेशन किया था मैक्सवेल। ये एम्पेयर्स लॉ है, इस लॉ पे मॉडिफिकेशन किया था मैक्सवेल, इसीलिए इसको बोला जाता है मैक्सवेल एम्पेयर्स लॉ। मॉडिफाई करने के बाद जो नया लॉ आया था उसका नाम था मैक्सवेल एम्पेयर्स लॉ, और ये मॉडिफिकेशन करने के बाद ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद ये मैक्सवेल इक्वेशन यूज करके बहुत सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया गया था, ठीक है। यही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इज जीरो ओनली इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, और नॉन स्टेडी स्टेट कंडीशन में एम्पेयर्स लॉ फेल कर जाता है, ठीक है। अब इस एम्पेयर्स लॉ का फेलियर का एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। सपोज हम लोग के पास इस टाइप का एक कैपेसिटिव अरेंजमेंट है, इसमें सपोज करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे आई, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के चलते एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा हम लोग का, और अगर हम लोग इस पे एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करें तो ये हम लोग का एम्पेयर्स लॉ हो जाएगा इंटीग्रल फॉर्म में, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम करंट इनक्लोज इनसाइड दिस लूप। ये क्लोज लूप है, जो भी क्लोज लूप में लेंगे उस क्लोज लूप के अंदर जो करंट है इट शुड बी इक्वल टू दैट क्लोज लूप का करंट। तो सपोज हम लोग S1 में इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकाले सब जगह, और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर करके ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, जब तक यहाँ पे वापस आएंगे तो हम लोग को ये वाला वैल्यू मिलना चाहिए, इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट इंक्लोज इनसाइड दिस लूप मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो इस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर वाला अरेंजमेंट है, तो बीच में कोई करंट फ्लो करेगा इसमें, ये जो गैप है, गैप में तो करंट फ्लो नहीं कर सकता है, न कर सकता है, करेगा ना सर इंडक्शन। इंडक्शन, इंडक्शन तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, जब हम लोग इस टाइप का कैपेसिटर यूज करते हैं, बोर्ड की,
तो मुझे एक्सप्लेन करो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा। तुम बोल रहे हो करंट फ्लो करेगा। सपोज हम लोग के पास ऐसे एक वायर है, ऐसे एक वायर है, और यहाँ पे बीच में कैपेसिटर। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग इसमें करंट फ्लो करवाए तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज बिल्डअप होगा। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा इसको कॉम्पनसेट करने के लिए। तो ये उल्टा साइड से नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये वाला फिनोमेनन होगा इसमें। तो इस केस में यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, बीच में तो कोई करंट नहीं है, ना है कोई करंट। नो सर। नहीं है ना, ये तो फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन ये टू के यहाँ पे जा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग का यहाँ पे बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। हम लोग का यहाँ पे देखो, इसके चलते क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग का यहाँ पे चार्ज बिल्डअप होते जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होते जाएगा, उसके चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, है ना। एकदम इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। फर्स्ट चार्ज आएगा, फर्स्ट नेगेटिव चार्ज आएगा, हल्का सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सेकंड चार्ज आएगा और स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड चार्ज आएगा और स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे जितना चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फील्ड स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, है ना। ये तो मानते हो कि यहाँ पे फील्ड बढ़ते जाएगा जैसे जैसे इसमें चार्ज बिल्डअप होगा ना, ये नहीं मानते हो। सर वो कैंसिल हो जाएगा ना सर बीच में से। बीच में कहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस है और माइनस है तो सर बस बाउंड्री बचेगा चार्ज। चार्ज यहाँ पर प्लस है, ये वाला पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर में जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा ना। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करता है। बीच में क्या हो रहा है, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, फिर से बताओ, कहाँ कैंसिल होगा। हो गया। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज रहता तब ना कैंसिल होता है, तब वो आके यहाँ पे टर्मिनेट कर जाता है इसको। लेकिन यहाँ पे तो कोई यस नेगेटिव सर। चार्ज नहीं है ना, ये फ्री स्पेस है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो कैपेसिटर अरेंजमेंट है इसमें हम लोग एम्पेयर्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो पहले एक लूप यहाँ पे बनाते हैं, इस लूप में एम्पेयर्स लॉ लगाए हम लोग को क्या मिलेगा, इंटीग्रल फॉर्म में लगाए तो म्यू जीरो टाइम आई मिलेगा। जो करंट आई फ्लो कर रहा है उसका म्यू जीरो टाइम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस चारों तरफ, ठीक है। अब यही वाला इंटीग्रेशन को हम लोग थोड़ा सा और अलग टाइप से कर सकते हैं। लाइन इंटीग्रेशन है, आर्बिट्ररी लाइन इंटीग्रेशन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको वैसे स्टार्ट नहीं करके हम लोग कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गए, इसके अंदर चले गए, फिर यहाँ पे आए, फिर वापस आके यहाँ पे खत्म किया, ठीक है। ये भी हम लोग का क्लोज लूप हो गया, एक क्लोज लूप इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे भी। यहाँ से स्टार्ट होके वापस लूप को क्लोज कर दिया, ठीक है। या फिर इस टाइप का कुछ ले सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके इसमें यहाँ से अंदर से जाके इस तरफ है। तो ये हो गया हम लोग का क्लोज लूप इंटीग्रेशन। सर आवाज कट कट के। आवाज तुम्हारा भी आवाज कट कट के आ रहा है, मतलब तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं है। ठीक है, ये भी एक क्लोज लूप हो गया। अब इस क्लोज लूप में देखो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस जगह कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है हम लोग का, तो करंट जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग का ये क्लोज लूप का इंटीग्रेशन भी बी डॉट डी एल भी जीरो होना चाहिए। लेकिन बी डॉट डी एल जीरो नहीं है, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड अचानक से तो यहाँ पे जीरो नहीं हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे भी रहेगा। अगर हम लोग मान ले कि ये कैपेसिटी प्लेट बहुत क्लोज बाई है, इतना क्लोज है, तो अब यहाँ पे भी तो बीच में भी तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, लेकिन हम लोग का ये इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस टाइप का लूप लिया गया है। तो इस जगह में इस सेकेंड वाले लूप में S2 में हम लोग का यहाँ पे करंट कुछ भी नहीं है, करंट जीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है। और ये इस साइड वाला जीरो नहीं है, तो इस साइड जीरो है, इस साइड जीरो नहीं है, तो यहाँ पे इसमें
एम्पेयर्स लॉ में कुछ एक दिक्कत है, जो ये बीच वाला एरिया में क्या होता है उसके बारे में वो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। एम्पेयर्स लॉ सिर्फ करंट के बारे में ही बात करता है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये वाला लॉ यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है, इट्स नॉट ट्रू। तो इसमें कुछ दिक्कत है एम्पेयर्स लॉ में, एम्पेयर्स लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन करने का दरकार है। तो इस केस में हम लोग का क्या दिक्कत क्या हो रहा है, हम लोग जब इस टाइप का कैपेसिटी सर्किट यूज करते हैं, कैपेसिटर क्या हो गया, एक तरह से तुम लोग बोल सकते हो एक वायर है और वायर में एक लीकेज है, लीकेज होने से क्या होता है, इसमें से चार्ज निकल निकल के गिर जाता है। अगर चार्ज निकल के गिरेगा तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ एक वैल्यू निकल के बाहर गिर। कैपेसिटर के केस में भी वही सेम चीज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ पे चार्ज बिल्डअप हो रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे विथ टाइम हम लोग का चार्ज बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग का डेल रो बाई डेल टी इंक्रीज हो रहा है इसके, मतलब हम लोग का डाइवर्जेंस ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू जीरो इन दिस केस। तो मैक्सवेल ने ये वाली सिचुएशन को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया और उसने गेस किया कि हो सकता है कि ये जो करंट है, इस करंट में सारा कंट्रीब्यूशन करंट का नहीं है, कुछ और कंट्रीब्यूशन है, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है करंट का, तो वो वाला करंट का कंट्रीब्यूशन को उसने ले लिया इक्वल टू जे डी। यही जो जे डी है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इसी का बाद में नाम पड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट, और इट इज रिलेटेड टू आवर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू वो कैसे चूज किया, उसको चूज करने के लिए उसने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज किया। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज किया ताकि हम लोग का टोटल करंट डाइवर्जेंस लेस हो जाए, इसमें कोई डाइवर्जेंस ना हो। तो वो करने के लिए डाइवर्जेंस लेस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसका ब्रेकअप करोगे तो ब्रेकअप करके इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये इक्वेशन आएगा हम लोग का, और डाइवर्जेंस ऑफ जे हम लोग को पता है इज इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी। अब ये रो जो है ये हो गया हम लोग का चार्ज डेंसिटी, और अगर हम लोग गॉस लॉ देखेंगे तो गॉस लॉ में क्या है हम लोग का, ये रहा, ये हम लोग का गॉस लॉ होगा, तो ये गॉस लॉ का वैल्यू यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो रो हो जाएगा हम लोग का डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू परमिटिविटी, तो ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी मैक्सवेल ने डिफाइन किया, और ये वाला वैल्यू इसने एम्पेयर्स लॉ में डाल दिया। तो एम्पेयर्स लॉ में जे की जगह जे डी यूज करेंगे हम लोग, टोटल करंट यूज करेंगे, तो ये वैल्यू इसमें डाल दोगे तो उसका वैल्यू ये आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये डाइवर्जेंस ऑफ जे डी इज इक्वल टू दिस है, तो इस केस में हम लोग का जे डी हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का जे डी का वैल्यू। तो जे डी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हम लोग को ये लॉ मिलेगा। तो ये जो लॉ हो गया ये हो गया हम लोग का मॉडिफाइड एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ। ये रहा वही चीज दिया हुआ है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और ये करंट डेंसिटी कहाँ से आता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से आता है। देखो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग का कोई करंट डेंसिटी नहीं है, करंट डेंसिटी जीरो है, उस केस में भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इस दोनों कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग को उसके चलते करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी।
तो ऐसे हम लोग वैक्यूम में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं विदाउट करंट। हम लोग को क्या करना है उस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग चेंज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट होगा। तो अब देखो, अब हम लोग का लॉस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में। हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे, ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग का ये जो 4 इक्वेशन है, ये चारों इक्वेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक केस, ये हो गया डायनेमिक केस के लिए, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये हो गया मैक्सवेल मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पेयर्स लॉ। तो अब ये चारों इक्वेशन से हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिचुएशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी रहता है हम लोग का। ठीक है, इसी में से कोई एक इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी है, इसमें है शायद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये रहा। अगर इसका हम लोग डाइवर्जेंस लेंगे तो इससे हम लोग को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मिलेगा। तो ये मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये समझ में आया मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ? ये भी था शायद तुम लोग क्लास 10-12 में। सुजीत, आकर्षण, ये वाला इक्वेशन था क्या 10-12 में? तो ये मॉडिफाइड फॉर्म समझ में आ रहा है ना, क्यों मॉडिफाई करना पड़ा? इसका दो अलग अलग एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से दिया हुआ है, और दूसरा लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में दिया हुआ है। सॉरी, एक इसमें दिया हुआ है डाइवर्जेंस के फॉर्म में। अगर हम लोग इसका डाइवर्जेंस निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका डाइवर्जेंस निकालते हैं दोनों इक्वेशन का, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। इस केस में हम लोग का जीरो हो जाता है, लेकिन इस केस में जीरो नहीं होता है। तो इस केस में एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी हम लोग के पास बच जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ जे। तो ये एक दिक्कत है। मैथमेटिकली दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग का इस लॉ में कुछ कमी है यहाँ पे। तो इसी को मॉडिफाई करने के लिए मैक्सवेल ने एक एक और करंट डेंसिटी का प्रपोजल दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं जेडी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कहाँ से निकाला था, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से उसने डिराइव किया था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो करंट डेंसिटी है वो इसमें से निकाला था। जब हम लोग का डाइवर्जेंस ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में क्या होता है, इसको डिराइव करने के लिए तो इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का उसने यूज किया था। और सेकंड एक और फॉर्म में हम लोग देखें कि एम्पेयर्स लॉ कहाँ पे कब वैलिडिटी होता है, ये हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में देखें यहाँ पे। और इंटीग्रल फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो v डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट इंक्लोज। इस केस में कोई करंट इंक्लोज नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। एब्रप्टली अचानक से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे खत्म नहीं होता है, यहाँ पे भी वही सेम मैग्नेटिक फील्ड रहता है ऑलमोस्ट, अगर कैपेसिटर हम लोग का बहुत पतला है। तो इसी को अकाउंट करने के लिए मैक्सवेल ने एक एक्स्ट्रा करंट डेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और उसको कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज किया था। और किस तरह से यूज किया था, इस तरह से यूज किया था कि टोटल करंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगा। तो उससे हम लोग को ये वाला इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डाल दिया। अब हम लोग को पता है रो इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई, ये वाला वैल्यू इसमें निकाल डाल देंगे तो हम लोग को ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है वो मिल जाएगा। इट इज इन टर्म्स ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली में फिजिकली कोई करंट फ्लो नहीं करता है। इस केस में हम लोग का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता और घटता है। तो दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम लोग का एक करंट की तरह काम करता है। इस केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे करंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का चार्ज बिल्डअप हो रहा है। चार्ज बिल्डअप हो रहा है मतलब इस केस में हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, हम लोग का dE/dt चेंज हो रहा है। इसका एक फाइनाइट वैल्यू रहेगा। अगर स्टेडी स्टेट केस है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज और नहीं आएगा। एक टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे सारा का सारा चार्ज यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा जब इसका कैपेसिटी फुल हो जाएगा, और यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, करंट फ्लो करना बंद कर देगा। अगर डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट होने से क्या होता है, कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे करंट फ्लो करना बंद कर देता है ना। तो जब यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पे कोई चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग का करंट भी जीरो है सर्किट में। अब अगर सपोज हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट कर दें, यहाँ पे बैटरी को हटा के यहाँ पे शॉर्ट कर दें, ये बैटरी को रिमूव कर दी, यहाँ पे शॉर्ट कर दी, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट में आएगा। उस केस में क्या हो रहा है, हम लोग का यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, और इस जगह पे क्या हो रहा है, हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक करंट जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के चलते यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग का एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है आई डी। तो यहाँ पे नॉर्मल करंट फ्लो करेगा और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा। दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज नथिंग बट इक्वल टू दिस। तो ये वाला हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में कैपेसिटर के केस में अगर हम लोग एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा दो, तो यहाँ पे नॉर्मल सोर्स की जगह अगर हम लोग एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दें, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे कभी पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा, कभी नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, कभी इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन साइन ऑफ करंट। तो इससे क्या है, हम लोग का यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस केस में। ठीक है, so this is our Maxwell equation, modified Maxwell Ampere's law। ये वाला जो है कर्ल ऑफ बी इक्वल टू, ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दिस इज अवर मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पेयर सर्किट। ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा है क्यों ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन। और अब देखो, अब हम लोग का लॉ सब कंप्लीट हो गया है। हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। अब अगर इसका रिवर्स करोगे तो भी होना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहे हैं हम लोग, करते कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसमें पूरा सिमेट्री होगी। मैकेनिकल सिविल है, मैकेनिकल सिविल दोनों, खाली मैकेनिकल है साथ में। बोल दीजिए मेरे बारे में कल क्लास देखेंगे। एक्स्ट्रा भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला खत्म करना है। तो कल राशिका सर आप लोग का क्लास लेंगे, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू वाला कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, कितने बजे लेंगे? टाइम हम बता देंगे, टाइम सर आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, और सिविल वालों का भी क्लास है क्या सर? सिविल वाला तो मिलेंगे। ठीक है, सिविल वालों को भी बता देना इसके बारे में। ठीक है, यस सर। तो ये वाला समझ सर में आया? हाँ बोलो। सर वीडियो इसका आप भेज दीजिएगा। ठीक है, वो कल वाला वीडियो भी अपलोड करना है, आज वाला भी करूँगा। तो ये वाला कल भेज मैक्सवेल दीजिए। एम्पेयर्स लॉ समझ में आ गया? तो यस सर। थोड़ा बहुत क्या होता है, बाइनरी है, या तो जीरो या आवाज वन।
आवाज में दिक्कत हो रहा है आवाज तुम्हारी। सब बीच बीच में आता ठीक है ठीक है। तो निशान तुमको समझ में आ रहा है? तुम्हारा तो चलो डाइवर्जेंस कर्ल ये सब पढ़े हो? यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा तो ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा है कि डाइवर्जेंस क्या हो गया अचानक से, कहीं पे कर्ल ले रहे हैं। ये कर्ल ऑफ ई क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये कर पाओगे? नहीं सर। सब कैसे समझोगे बोलो?